आपका देश बड़ी मुसीबत में है। एक मिनट रुकिए। नहीं, आपने बहुत बातें की हैं। आपका देश बड़ी मुसीबत में है। मुझे पता है। आप जीत नहीं रहे, आप इसे नहीं जीत रहे हैं। आपके पास जीतने का बहुत अच्छा मौका है। हम अपने देश में रह रहे हैं, युद्ध की शुरुआत से ही मजबूती से टिके हुए हैं। हम अकेले रहे हैं और हम आभारी हैं। मैंने कहा धन्यवाद। आप इस कैबिनेट में नहीं रहे हैं, आप इस कैबिनेट में नहीं रहे हैं। हमने आपको बेवकूफ राष्ट्रपति से 350,000 दिए, अरब डॉलर। हमने आपको सैन्य उपकरण दिए और आपके लोग बहादुर हैं, लेकिन उन्हें हमारा सैन्य सामान इस्तेमाल करना पड़ा। अगर आपके पास हमारा सैन्य उपकरण नहीं होता, तो यह युद्ध 2 हफ्ते में खत्म हो गया होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 28 फरवरी 2025 में ओवल ऑफिस में यूक्रेन और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ट्रंप का बड़बोलापन और दादागिरी हम सब ने देखी थी। अब चूंकि सदियों से पराजय और गुलामी की कथित हताशा में डूबी हिंदू जनता को आजकल बड़बोले, गर्म मिजाज अल्फा मेल किस्म के नायक ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पर भारतीय दक्षिण पंथ ट्रंप की जय जयकार और जेलेंस्की को जोकर साबित करने पर उतर आया, ताकि अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सिंदूरी लाल जी को महामानव साबित किया जा सके। तब मैंने पुरजोर तरीके से यह कहने की कोशिश की थी कि जेलेंस्की कुछ भी सही पर जोकर नहीं है। आज एक बार फिर जेलेंस्की ने मुझे यही साबित किया है कि वह जोकर नहीं, बंदा सैल्यूट करने के लायक है। इस महीने की शुरुआत में जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ मिलकर मिनरल डील साइन की, बिना सुरक्षा गारंटी के। तब हमारा दक्षिणपंथी तबका एक बार फिर ट्रंप के चरणों में लहालोट हो गया कि अंततः जोकर को ट्रंप के चरणों में ही गिरना पड़ा, ट्रंप की शर्तों पर क्या ये सही है? जी नहीं, ये डील पूरी तरह यूक्रेन के हक में थी, बल्कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। सबसे पहली बात तो यूक्रेन को अपने पुनर्निर्माण के लिए व्यापक खनन में सक्षम किसी न किसी देश से तो डील करनी थी। अपने खनिज भंडार वह अनंत काल तक छाती पर लटका के तो घूम नहीं सकता। अब चूंकि यूरोपियन देश तो पहले से ही बिना इफ एंड बट के यूक्रेन के साथ खड़े हैं, इस हालात में आंखें दिखा रहे अमेरिका को अपने साथ जोड़ना और इन्वेस्ट कराना ज़्यादा कारगर था। अब अमेरिका या कोई भी मुल्क दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, तो अपने एस्टेब्लिशमेंट को रक्षा करना उसका स्वतः ही दायित्व बन जाता है, चाहे सुरक्षा गारंटी हो या नहीं। चीन यूं ही थोड़े ही हर समय पाकिस्तान को स्तनपान कराता रहता है। हमारी ऐतिहासिक मूर्खताओं के कारण चीन पाकिस्तान की झोली में गिरा है। वहाँ पैसा लगा रहा है तो पाकिस्तान की रक्षा करना या अपने एस्टेब्लिशमेंट की रक्षा करना खुद ही एक मोरल ऑब्लिगेशन बन जाता है। वैसे भी ट्रंप ताऊ हमेशा तो रहेंगे नहीं। 3-4 साल में नई अमेरिकी सरकार आएगी। ट्रंप के तेवर कड़े हैं, पर स्वाभाविक तौर पर अमेरिका हमेशा यूक्रेन के साथ ही खड़ा रहा है। आगे की सरकारों से रिश्ते बेहतर होंगे। इस लिहाज से अमेरिका को खुद से जोड़े रखना ही एक समझदारी वाला काम था, जो जोकर भली भांति समझता है। इसलिए उसने व्यक्तिगत अपमान के ऊपर देश हित को रखकर अमेरिका से ही डील करी, जोकर जो ठहरा। जोकर ने सबसे कमाल की कूटनीति यह दिखाई कि उसने नई डील में ट्रंप द्वारा पूर्व में इन्वेस्ट किए गए 500 अरब डॉलर को वापस लौटाने की मांग को नए मसौदे से हटवा दिया। यानी आज तक अमेरिका ने यूक्रेन को जो पैसा दिया वह दान पेटी में गया समझिए। आगे जो सेटअप बनेगा वह 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पर, जबकि ट्रंप की मांग 75-25 की थी। यानी जोकर ने यहाँ भी कुशल व्यापारी होने का बढ़िया परिचय दिया। सबसे बड़ी बात, इस पूरे एस्टेब्लिशमेंट में यूक्रेन का अपनी धरती पर लग रहे सेटअप पर फुल कंट्रोल रहेगा। यह भी मसौदे का हिस्सा है। यानी अमेरिकी यूक्रेनी धरती पर पार्टनर बन के रहेंगे, मालिक बन के नहीं। इस शानदार डील को अंजाम देने के साथ इधर कल यूक्रेन ने रसिया में एक ऐसा शानदार पलटवार किया जो इतिहास में हमेशा पढ़ाया जाएगा। क्या ही जबरदस्त तैयारी और प्लानिंग करके जबरदस्त चोट पहुंचाते हुए संदेश दिया है कि कुछ भी हो जाए हम कमजोर सही पर झुकेंगे नहीं। वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। हो सकता है कि रूसी जनता के आक्रोश का सामना कर रहे पुतिन साहब खीज या गुस्से में नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल करें। ऐसा होता है तो लॉन्ग टर्म में वे अपनी दिक्कतें बढ़ाएंगे,
क्योंकि इसके बाद यूरोप प्रत्यक्ष रूप से इस जंग में उतरेगा। यूरोप में फ्रीज रूस के $350 अरब के एसेट्स जब्त किए जाएंगे। अमेरिका आज नहीं तो कल ट्रंप के जाने के बाद चाहे या न चाहे पर रूस के खिलाफ यूरोप का ही साथ देगा। रूस इतना सब अकेला झेलने की स्थिति में नहीं है जब तक चीन खुलकर उसके पक्ष में युद्ध में न उतरे। मैं नहीं जानता कि आगे आने वाले दिनों में यूक्रेन की नियति में क्या लिखा है, पर इतना जानता हूं कि 1994 में इसी यूक्रेन ने अपने हिस्से आए 2000 नाभिकीय हथियारों को शांति से रूस को सरेंडर कर दिया था और इसके बदले अमेरिका और खुद रूस ने उसे शांति स्थापना का वादा किया था। समय के साथ वादा भले ही टूट जाए, परमाणु युद्ध की तस्वीर में शायद यूक्रेन ध्वस्त हो जाए, उसका नामो निशान मिट जाए, पर जब भी यूक्रेन का इतिहास लिखा जाएगा साथ में यह जरूर जोड़ा जाएगा कि इस छोटे से मुल्क ने एक महाशक्ति को सालों तक इस कदर लोहे के चने चबवाए कि अंत में न्यूक्लियर्स के जरिए फाउल गेम खेलने के अलावा उस महाशक्ति के पास कोई रास्ता नहीं बचा। अपमानजनक जीवन की बजाय गौरवशाली और साहसिक मृत्यु चुनने के लिए यूक्रेन को हमेशा याद किया जाएगा।